हेलो, 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 हेलो। So, in our today's class, we are going to discuss about chemotherapy. And in this topic of chemotherapy, our today's topic would be specifically anti-malarial drugs. In our previous class, we also discussed about some anti-malarial drugs, starting with the quinine and the 4-aminoquinoline and other 8-aminoquinoline derivatives. आज की क्लास में हम बाकी सारे ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला ड्रग जो होने वाला है वो है पायरिमेथामिन। पायरिमेथामिन हम जानते हैं कौन सी क्लास में पड़ता है। ये बिलोंग करता है डायअमीनोपिरिडिन क्लास से। ठीक है। पायरिमेथामिन एक डायअमीनोपिरिडिन है और एक डायअमीनोपिरिमिडिन पिरिडिन का एग्जांपल है ट्राइमेथोप्रिम। ये जो पायरिमेथामिन और ट्राइमेथोप्रिम है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काफी सिमिलर है। इनके एक्शन कैसे शो करेगा? ये करेगा डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिशन। ये डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज नाम का जो एंजाइम है, इसको इनहिबिट करके ये अपना एक्शन एग्जिबिट करेगा। तो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज कैसे काम करता है, एक बार हम देख लेते हैं। मान लो हमारी बॉडी में पहले स्टार्टिंग मटेरियल में आया ग्लूटामिक एसिड, उसके बाद आया टेरिडीन और आया पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से पहले हमें मिलता है डाइहाइड्रोटेरॉइड। डाइहाइड्रोटेरॉइड उसके मेटाबॉलिज्म के बाद हमें मिलता है डाइहाइड्रोफोलेट। डाइहाइड्रोफोलेट के मेटाबॉलिज्म के बाद हमें मिलता है टेट्राहाइड्रोफोलेट। और उसके बाद रिक्वायर्ड मेटाबोलाइट लाइक प्यूरिन। ठीक है। तो डाइहाइड्रोफोलेट से जो टेट्राहाइड्रोफोलेट के कन्वर्जन है, वो कौन कराता है? वो कराता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम। ये डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम है, यही डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड तैयार करता है। और इसका इनहिबिशन ही
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है पायरिमेथामिन और ट्राइमेथोप्रिम का। ठीक है, ये इनहिबिट करते हैं डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम। तो मान लो कि मलेरियल पैरासाइट के बॉडी में डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम का इनहिबिशन हो जाए, तो वो क्या करेगा, वो अपना जो मेटाबॉलिक पाथवे वो फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, जिससे कि उसका जो मेटाबॉलिक पाथवे था वो हैम्पर हो जाएगा और वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट बन जाएगा। यही है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को ओवरव्यू। हम यहाँ पर भी देख सकते हैं पायरिमेथामिन इज ए प्लाज्मोडियल डीएचएफआरएस इनहिबिटर। और इसका जो मैमेलियन एंजाइम से क्या डिसिमिलैरिटी है, इट इज अबाउट 2000 टाइम्स मोर रिएक्टिव दैट ऑन द मैमेलियन एंजाइम। मतलब हमारी ह्यूमन और होस्ट की बॉडी में जो डीएचएफआरएस एंजाइम है, उसके चलते ये प्लाज्मोडिया के बॉडी से ज्यादा एफिनिटी से बाइंड करता है, और इसका कोई बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं मतलब ज़रूरत नहीं है इसको। मान लो कि प्रोग्वानिल विच इज मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी एज साइक्लोग्वानिल, जो कि उसका एक्टिव मेटाबोलाइट है, पर पायरिमेथामिन खुद ही एक एक्टिव सब्सटेंस है। और इसका अलग पोटेंशियल है, इट इज शोन टू इनहिबिट टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, मतलब टॉक्सोप्लाज्मोसिस नाम का डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए भी ये काफी असरदार हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट्स में क्या आएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि ये होस्ट के शरीर में फोलेट मेटाबॉलिक पाथवे को कुछ मतलब थोड़ा सा ही हैम्पर करता है, इसलिए फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। और क्या हो सकता है, ग्रैनुलोसाइटोपिनिया, मतलब ग्रैनुलोसाइट्स का लेस अमाउंट ब्लड में प्रेजेंट होना, जिसका ट्रीटमेंट हो सकता है फोलेनिक एसिड से। मतलब हम फोलेनिक एसिड एज ए फोलेट सप्लीमेंट दे सकते हैं पेशेंट को, जिससे ये एडवर्स इफेक्ट्स कर्ब हो जाए। यूजेस में आएगा, इट इज यूज्ड ओनली विद सल्फोनामाइड एंड डैप्सोन, क्योंकि इसके साथ ये एक एडिटिव इफेक्ट शो कर सकता है, क्योंकि सल्फोनामाइड और डैप्सोन दोनों ही डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेज एंजाइम के इनहिबिटर है। मतलब अगर एक साथ हम इसे दे तो एक सिनर्जी हम देख सकते हैं। उसके बाद वाला जो ड्रग है वो है प्रीमाक्विन। प्रीमाक्विन इज ए डेरिवेटिव ऑफ 8 एमिनो क्विनोलिन, मतलब हमारा जो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्विनोलिन मॉइटी है। यहाँ पर जो क्विनोलिन मॉइटी है, इसके 8 पोजीशन में 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 8 पोजीशन में हमें देखने को मिलता है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये 8 एमिनो क्विनोलिन डेरिवेटिव प्रीमाक्विन एक कोड एरिथ्रोसाइटिक साइजोंटिसाइड है। मतलब ये जो प्लाज्मोडिया का जो एरिथ्रोसाइटिक फेज है, इसको ज्यादातर मतलब अफेक्ट नहीं करता। इसका मतलब इट इज इनसेंसिटिव टू प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, जिसका एरिथ्रोसाइटिक स्टेज ही सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। मतलब जो बाकी प्लाज्मोडिया एजेंट्स है, पैरासाइट्स है, मतलब मान लो कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, जिसका कि हिप्नोजॉइड फॉर्मेशन और टिश्यू साइजोन फॉर्मेशन ज्यादा होता है, उनमें ये काफी ज्यादा असरदार हो सकता है। Unlike other drugs, primaquine is effective against the primary and secondary hepatic phase। मतलब ये हेपेटिक फेज में ज्यादा एक्टिव है। इसका मतलब कि जो रिलैप्स है, जो रिक्रूडेसेंस है, इसको इनहिबिट करने के लिए प्रीमाक्विन एक काफी अच्छा चॉइस ऑफ ड्रग हो सकता है।
इट इज ऑल्सो एबल टू किल गैमेटोसाइट्स, मतलब रेडिकल क्योर में भी ये यूजफुल होगा। और इट इज नोन टू किल हिप्नोजॉइट्स, मतलब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल की वजह से जो रिलैप्स ऑफ मलेरिया हो सकता है उसको ये स्टॉप कर सकता है। इसका हाफ लाइफ है 6 to 8 आवर्स, विच इज क्वाइट गुड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा disruption of electron transport in plasmodial mitochondria due to the generation of toxic oxygen species। मतलब ये टॉक्सिक ऑक्सीजन स्पीशीज जनरेट करके प्लाज्मोडिया के मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल सॉरी प्लाज्मोडिया के माइटोकॉन्ड्रिया में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा उसको ये इंटरप्ट कर देता है। और हम सभी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो लास्ट एनर्जी जनरेशन का स्टेप होता है वो होता है ईटीसी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये एक ही स्टेप से 35 to 36 एटीपी जनरेट हो सकता है। तो अब अगर हम इस एनर्जी जनरेशन पाथवे को स्टॉप कर दे तो प्लाज्मोडिया एनर्जी जनरेट अच्छे से नहीं कर पाएगा और अपना मेटाबॉलिज्म कैरी आउट नहीं कर पाएगा, जिससे कि वो मतलब अपना जो मेटाबॉलिज्म है वो स्टॉप कर देगा। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इतना अच्छा है कि हम बोल सकते हैं प्रीमाक्विन कैन बी ए वेरी गुड चॉइस ऑफ ड्रग इन सम relapsing stages of malaria and some other malarial parasites other than Plasmodium falciparum। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होंगे इनके? एडवर्स इफेक्ट होगा एब्डोमिनल पेन, जो कि बहुत सारे क्विनोलिन डेरिवेटिव से हमने देखा है, क्विनिन, क्लोरोक्विन हो गया और हमारा एमोडायाक्विन, इनमें एक चीज कॉमन है वो है एब्डोमिनल पेन और जीआई अपसेट। दैट इज वाई इट इज रिकमेंडेड टू टेक विथ मील्स, मतलब प्रीमाक्विन को हमेशा मील्स के साथ लेना चाहिए। अदर एडवर्स इफेक्ट्स इंक्लूड ल्यूकोपीनिया, हिमोलाइसिस। हिमोलाइसिस इसका एक मेजर एडवर्स इफेक्ट है। और पेशेंट्स हु आर डेफिशिएंट ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, जो कि ग्लाइकोलाइसिस में रिस्पॉन्सिबल है, तो पेशेंट अगर इस एंजाइम का डेफिशिएंट हो तो उनमें हिमोलाइसिस शो कर सकता है। और हो सकता है टैकिपनिया, मतलब रैपिड ब्रीदिंग, उनमें शो कर सकते हैं टैकिपनिया। और साइनोसिस, it is recommended to not to be given to pregnant women because ये हिमोलाइसिस शो कर सकते हैं और फीटल डैमेज कॉज कर सकता है, इसलिए। यूजेस, हमने पहले भी ये डिस्कस किया कि आ, ये हिप्नोजॉइड्स और टिश्यू साइजोंट टिश्यू साइजोंट हमारा जो फेज है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, इसके लिए ये हम 5x मलेरिया और ओवल मलेरिया में दे सकते हैं। जो कि किसके अंडर आएगा? रेडिकल क्योर, प्रिवेंशन ऑफ रिलैप्स। ओके। और डोज कितना होगा? डोज होगा 15 mg पर डे। हम ये भी देख सकते हैं कि फैल्सिपेरम मलेरिया में भी हम प्रीमाक्विन को यूज कर सकते हैं, पर प्रीमाक्विन एक पुअर एरिथ्रोसाइट साइजोंटिसाइड है, तो फैल्सिपेरम मलेरिया में इसका रोल थोड़ा कम होगा, पर हम इसे कॉम्बिनेशन थेरेपी में दे सकते हैं एज ए रेडिकल क्योर टू किल गैमेट्स। डोज कितना हो सकता है? 45 mg। प्रीमाक्विन का ही एक और डेरिवेटिव होगा जो न्यूली डिस्कवर किया गया है, वो है टेफिनोक्विन। टेफिनोक्विन एक सिंगल डोज एंटी रिलैप्स ड्रग है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया के लिए, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि प्लाज्मोडिया वाइवेक्स मलेरिया का जो रिलैप्स स्टेज है, मतलब ट्रीटमेंट के बाद फिर से
फीवर का रिलैप्स होना, इसको रोकने के लिए टेफिनोक्विन काफ़ी अच्छा हो सकता है। हाफ लाइफ भी काफ़ी अच्छा है, 1 वीक 2 वीक टू 3 वीक्स अप्रोक्सीमेटली, जिसके मतलब कि ये रिलैप्स पीरियड में भी काम करेगा। इट इज़ हाईली एक्टिव अगेंस्ट वाइवैक्स हिप्नोजॉइड्स। वाइवैक्स का जो हिप्नोजॉइड लिवर में डॉर्मेंट स्टेज में रहता है, जो कि रिलैप्स कॉज करता है, उसको अटैक करने के लिए टेफिनोक्विन काफ़ी एक्टिव है। ऑल्सो इट मे कॉज हिमोलाइसिस इन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस डिफिशियंट पीपल, मतलब प्रीमाक्विन जैसा इसका भी हिमोलाइसिस कॉज करने का एक टेंडेंसी है। डॉक्सीसाइक्लिन हम सभी को मालूम है कि ये एक टेट्रासाइक्लिन डेरिवेटिव है और ये काफी अच्छा एरिथ्रोसाइटिक साइजोंटिसाइड है। इट कैन नॉट किल गैमेट्स और हिप्नोजॉइड्स, मतलब ये रेडिकल क्योर और रिलैप्स प्रिवेंशन में उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, पर हम डॉक्सीसाइक्लिन को क्विनिन के साथ यूज कर सकते हैं। डोज कितना रहेगा? डोज रहेगा 100 mg पर डे और 200 mg पर डे। एंड इट सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल दैट डॉक्सीसाइक्लिन हम प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन को नहीं देंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि डॉक्सीसाइक्लिन एक्यूमुलेट हो जाता है सॉफ्ट टिश्यूज में और हमारे टीथ और बोन्स में। सॉरी, ये हमारी बोन्स और टीथ में, सॉरी मैंने सॉफ्ट टिश्यू बोल दिया, हमारी बोन्स और टीथ में ये एक्यूमुलेट हो जा सकता है, जिससे कि चिल्ड्रन में मैल फॉर्मेशन ऑफ बोन और सॉरी मैल फॉर्मेशन ऑफ टीथ और प्रेग्नेंट वुमेन में एक फीटल एबनॉर्मेलिटी आ सकता है। हमारा अगला ड्रग है क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन एक लिंकोसामाइड डेरिवेटिव है। ये भी हमें सॉइल बैक्टीरिया से ऑब्टेन होता है लिंकोसामाइड। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने इसे एंटी माइक्रोबियल जो क्लासिफिकेशन है उनमें कवर नहीं किया। लिंकोसामाइड ये हमें ऑब्टेन होता है सॉइल बैक्टीरिया से, और ये है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसको ये इनहिबिट कर देता है, मतलब ये एक बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट है। और मलेरियल मलेरियल इन्फेक्शन में ये साबित हो सकता है एक अच्छा इरिथ्रोसाइटिक साइजोंटिसाइड। ये पोटेंशिएट करता है एंटी मलेरियल एक्टिविटी ऑफ क्विनिन एंड आर्टिमिसिनिन, मतलब हम इसे एक साइनर्जिस्टिक वे से कॉम्बिनेशन डोज में दे सकते हैं। पर ये ज्यादातर प्रोफाइलैक्सिस में यूज नहीं हो सकता, क्योंकि इसका काफी सारा एडवर्स इफेक्ट्स है। बट इट इज टोटली सेफ इन प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव्स, जो सारे ड्रग्स और काफी सारे सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक ड्रग्स जो हमने आर्टिमिसिनिन से डिराइव किए थे, उनको हमने एक क्लास में डाला है, जो कि है आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव्स। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट आर्टिमिसिया एनोवा। ये ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का एक ब्लेसिंग है हमारी फार्मेसी फील्ड को, कि आर्टिमिसिया एनुआ जो ये प्लांट है, इससे हमने डिराइव किया आर्टिमिसिन। और चाइना में ही हम इस प्लांट को जानते हैं क्विंग हाउस सू के नाम से। इसे हम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में बोलते हैं क्विंग हाउस सू। और ये क्या है? ये है एक सिस्क्विटर्पिन लैक्टोज। सिस्क्विटर्पिन मतलब इसका जो आइसोप्रीन यूनिट है वो है 3 और कार्बन नंबर है 15। आर्टिमिसिनिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। मतलब हमने देखा कि प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, जो कि मेफ्लोक्विन, क्लोरोक्विन
और बाकी सारे अदर ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो रहे थे, आर्टिमिसिनिन ने क्या किया, इस प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम के अगेंस्ट ही ज्यादा इफेक्ट शो किया। उसके बाद ही हम देखने लगे कि आर्टिमिसिनिन मॉडर्न डे मलेरिया के लिए एक पोटेंट एजेंट बन गया। और हमें याद रखना चाहिए कि आर्टिमिसिनिन डिस्कवर करने के लिए 2012 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, 2012 में आर्टिमिसिनिन के डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था एक चाइनीज साइंटिस्ट को, रिसर्चर को। आर्टिमिसिनिन एक अच्छा एरिथ्रोसाइट साइजोंटिसाइड है और ये काफी असरदार है मलेरियल पैरासाइट के बाकी लाइफ स्टेजेस में, मतलब कि है रिंग फॉर्म एंड अर्ली साइजोन। ब्लड साइजोंटिसाइड होने की वजह से ये प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम के अगेंस्ट इफेक्टिव है। और ये जो अदर लाइफ स्टेजेस को अफेक्ट करता है, मतलब रिंग फॉर्म और अर्ली साइजोन्स, इसकी वजह से इसका जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। पर इसका एक ड्रॉबैक है जो है, ये वाटर और ऑयल में इतना अच्छा सॉल्युबल नहीं है। आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव्स में हम देख सकते हैं कि ये उतने अच्छे वाटर और ऑयल में सॉल्युबल नहीं होते। आर्टिमिसिनिन जो कि हमारा पेरेंट कंपाउंड है, वो वाटर और ऑयल में पुअरली सॉल्युबल है। उसके बाद आया आर्टिमीथर जो कि वाटर में अच्छा सॉल्युबल है, और आया सॉरी ऑयल में अच्छा सॉल्युबल है। और उसके बाद आया आर्टिसोनेट जो कि वाटर में अच्छा सॉल्युबल है। और उसके बाद हमने डिस्कवर किया आर्टी ईथर जो कि ऑयल में अच्छा सॉल्युबल है। मतलब कॉम्परेटिवली ये ऑयल सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल ऐसे एक कॉम्बिनेशन में हमें मिलता है। Artemisinin derivatives, after getting metabolized in the body, generates active metabolite dihydroartemisinin और DHA। मतलब हमारी बॉडी में जाकर आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव्स ट्रांसफॉर्म होकर तैयार करते हैं डाईहाइड्रो आर्टिमिसिनिन, जो कि इसका एक एक्टिव डेरिवेटिव है, एक्टिव मेटाबोलाइट है। मतलब हम देख सकते हैं कि ये रिड्यूस होता है, रिड्यूस होने के बाद ये तैयार करता है डाईहाइड्रो आर्टिमिसिनिन। आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो काफी सिंपल है। इनमें एक ऐसा एंडो पेरोक्साइड ब्रिज रहता है। ठीक है, और ये एंडो पेरोक्साइड ब्रिज ब्रेक होने की वजह से जनरेट होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। और ये रिएक्टिव फ्री रेडिकल स्पीशीज जनरेट करता है। और ये रिएक्टिव फ्री रेडिकल स्पीशीज जो कि क्या कॉज करेगा, लिपिड पेरोक्सीडेशन एंड डैमेज टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब प्लाज्मोडियम पैरासाइट में जाकर ये फ्री रेडिकल स्पीशीज मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसको डिग्रेड करेंगे। जो लिपिड है प्लाज्मोडियम पैरासाइट में उसको पैरोक्साइड मतलब उसका पैरोक्सीडेशन करेंगे। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डैमेज करेंगे। मतलब तीनों तरह से ये उसके जो मेटाबॉलिक पाथवे है उसको हैम्पर कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पैरासाइट का सेल लाइसिस होगा और सेल के अंदर जो भी मटेरियल था वो लीक आउट हो जाएगा और पैरासाइट मर जाएगा। ठीक है, ऐसे सेल लाइसिस होगा और जो मटेरियल था वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसका और एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रपोज किया था, जो कि होता क्या, जो कि हो सकता है,
डीएक्टिवेशन ऑफ प्लाज्मोडियल सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक कैल्शियम एटीपीएस एंजाइम, मतलब एक इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिक एंजाइम को इनहिबिट करना, इसका एक अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो सकता है। और इस एंजाइम को हम शॉर्टली कहते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम ATP6। आर्टिसोनेट, नाम से ही पता चलता है ये आर्टिमिसिनिन और सक्सिनिक एसिड का एक सॉल्ट है। सक्सिनिक एसिड के प्रेजेंस की वजह से है ये काफी अच्छा वाटर सॉल्युबल ड्रग। ठीक है। इसका हाफ लाइफ काफी अच्छा है, क्लोज टू 1 आवर। और ये मीडिएट करता है साइटोक्रोम एंजाइम्स CYP2B6 एंड CYP3A4। सीवियर मलेरिया में आर्टिसुनेट IV डोज एक फर्स्ट चॉइस ऑप्शन है। उसके बाद आएगा आर्टिमिथर, जो कि सीवियर मलेरिया में सेकेंड चॉइस में आएगा, जहां पर हम आर्टिसुनेट यूज नहीं कर सकते। मतलब आर्टिसुनेट और आर्टिमिथर दोनों ही अच्छे चॉइस ऑफ ड्रग है। आर्टिमिथर मतलब एक मिथाइल ईथर लिंकेज रहेगा आर्टिमिसिनिन कंपाउंड में, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, नॉन पोलर और लिपिड सॉल्युबल। और हम इसे कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं लूमिफेंट्रिन के साथ। कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया का एक काफी बेहतर ऑप्शन जो कि है आर्टे ईथर, जिसे हम इंट्रामस्कुलर डोज में देते हैं। इंडिया में ही ये डिराइव किया गया था, सॉरी, ये डेवलप किया गया था 1990s में। और इसका लॉन्गर एलिमिनेशन हाफ लाइफ जो कि 1 दिन के बराबर है, ये इसको एक अच्छा एजेंट बनाता है। डाइहाइड्रो आर्टिमिसिनिन, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है, ये आर्टिमिसिनिन का ही एक एक्टिव मेटाबोलाइट है। और आर्टियोलिन, इनका कॉम्बिनेशन ओरल यूज में हम दे सकते हैं। आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव्स का जो इंटरेक्शंस हो सकता है वो कुछ इस तरह से, these drugs may not be given along with the drugs which prolong the QTC interval। मतलब जो ड्रग्स QT प्रोलोंगेशन कॉज करते हैं उनके साथ हम इसे नहीं दे सकते, क्योंकि ये क्या करेंगे, फिर एरिथमिया कॉज कर सकते हैं। तो कौन से ड्रग्स है जो QT प्रोलोंगेशन कॉज करेंगे? हो सकते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, सम एंटी एरिथमिक ड्रग्स एंड फेनोथायाजिन ड्रग। तो इन तीनों ड्रग्स के साथ हम कभी भी आर्टेमिसिनिन को नहीं देंगे। हैलोफेंट्रिन, ये एक एराइल अल्कोहल डेरिवेटिव है और काफी अच्छा ब्लड साइजोंटिसाइड भी है। मतलब प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम के अगेंस्ट ये यूजफुल होगा। बट एज एन एडवर्स इफेक्ट वी कैन सी दैट इट मे प्रोड्यूस सिवियर वेंट्रिकुलर एरिथमिया। ये वेंट्रिकुलर एरिथमिया कॉज कर सकता है। और क्या कॉज कर सकता है? QT प्रोलॉन्गेशन। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट इट इज नॉट अप्रूव्ड इन इंडिया। इंडिया में हैलोफेंट्रिन का यूज अप्रूव्ड नहीं है। एटोवाकोन, अनदर एरिथ्रोसाइटिक साइजोंटिसाइड। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काफी सिंपल है। ये जो ATP प्रोडक्शन है प्लाज्मोडियल मेम्ब्रेन में, उसको इनहिबिट करता है। मतलब हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में काफी सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। उन कॉम्प्लेक्स में से ही एक कॉम्प्लेक्स में ये जाकर इंटरेक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर देता है, जिससे क्या हो सकता है कि ATP प्रोडक्शन इंटरप्ट हो सकता है। एंड एटोवाकोन इज नॉट यूज्ड इन प्रेगनेंसी। अब हम देखेंगे मलेरिया में यूज्ड कुछ आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपीज, जिसे हम एब्रिविएशन फॉर्म में बोलते हैं ACT।
artemisinin based combination therapies are a good option because combination of artemisinin जिनके पास है एक स्मॉल हाफ लाइफ जो कि लॉन्गर हाफ लाइफ वाले ड्रग्स के साथ कंबाइन करके काफी ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्योर रेट्स को स्पाइक कर सकते हैं क्लोज टू 95% एंड मोर देन 95%, मतलब क्योर रेट एक हद से बढ़ जाता है। कॉम्बिनेशन में पहले आएगा आर्टिमिथर और लुमिफेंट्रिन जिसका क्योर रेट्स बहुत हाई है, और ये दोनों ही ड्रग नॉन पोलर होने की वजह से इसका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो हाई होगा। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये ओनली एफडीसी अप्रूव कॉम्बिनेशन है, और इसको हम खा सकते हैं किसी फैटी फूड और मिल्क के साथ, क्योंकि दोनों ही नॉन पोलर मोइटी होने की वजह से इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। We should also note that lumefantrine is an inhibitor of CYP26 enzyme. तो हम इन कॉम्बिनेशन थेरेपी के साथ अगर कुछ अलग ड्रग्स दे तो उसका जो प्लाज्मा लेवल वो बढ़ सकता है, क्योंकि लुमेफेंट्रिन CYP26 एंजाइम को इनहिबिट कर सकता है। ऑल्सो देयर कॉम्बिनेशन मे कॉज QT इंटरवल प्रोलॉन्गेशन जो कि कॉज कर सकता है एरिथमिया, contraindicated with drugs prolonging QTC interval and also contraindicated in lactating mothers. Rest of the artemisinin combination therapy, artemisinin based combination therapy में आएगा artesunate sulfadoxine और सल्फाडॉक्सिन और पायरिमेथामिन। ये NVBDCP मतलब नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम का एक फर्स्ट लाइन थेरेपी है। डाईहाइड्रो आर्टेमिसिनिन और पिपराक्विन, पिपराक्विन एक पोटेंट क्विनोलिन डेरिवेटिव है जो कि न्यूली डिस्कवर्ड है, और ये जो कॉम्बिनेशन है ये इफेक्टिव है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मलेरिया के अगेंस्ट, और इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि पिपेराक्विन मॉलिक्यूल बल्की होने की वजह से इसको एफ्लक्स ट्रांसपोर्टर मतलब जो कि रेजिस्टेंस का एक वे है, ये एफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स इनको अच्छे से पंप आउट नहीं कर पाता, जिससे कि रेजिस्टेंस फॉर्म होना थोड़ा मुश्किल है। और डाइहाइड्रो आर्टेमिसिनिन और पिपेराक्विन को हम प्रिपेयर करते हैं 8:1 रेशियो में। अगला जो कॉम्बिनेशन है वो आएगा आर्टिसुनेट और पायरोनेरिडीन। पायरोनेरिडीन एक वाटर सॉल्युबल मैनिक बेस है, मतलब आर्टिसुनेट और पायरोनेरिडीन दोनों ही वाटर सॉल्युबल डेरिवेटिव्स है। पायरोनेरिडीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लोरोक्विन से सिमिलर है, मतलब ये हीम से जो हीमोजोइन फॉर्मेशन है इसको इनहिबिट करता है और हीम के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके प्लाज्मोडियल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। इसका जो पॉजिटिव साइड है वो है ये कॉन्सेंट्रेट हो सकता है आरबीसीज में, जो कि इसको काफी ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। कॉम्बिनेशन है 1:3 रेशियो में। यहीं पर खत्म हुआ हमारा एंटी मलेरियल ड्रग्स का चैप्टर। तो हमने दोनों क्लासेस में डिस्कस किया कि एंटी मलेरियल ड्रग्स का क्या क्या थेरेपी है, उसका टाइप्स, कौन से ड्रग्स इन्वॉल्व्ड है और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है।